हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग का जो है प्रतियोगिता दर्पण सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार का बजट। बिहार का बजट जो है फरवरी महीने में जो है पब्लिश हुआ था वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, है ना। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो है बिहार का बजट क्या रहा, इसको हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो बजट क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लीजिए। बजट होता क्या है कि आगामी वित्तीय वर्षों में आय और व्यय का जो अनुमान होता है, जो लेखा जोखा होता है, आय और कुल व्यय, मतलब रुपया कहाँ से आएगा और कितना खर्च होगा, इसका जो लेखा जोखा होता है, इसी को हम बजट कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बजट। तो बजट क्या है कि इस बजट में किसी भी नए करों को शामिल नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जो 21-22 का जो आगामी वित्त वर्ष के लिए जो ये वित्त बजट घोषित मतलब प्रस्तुत किया गया विधानसभा में, इसमें किसी भी नए प्रकार के करों को जो है शामिल नहीं किया गया है। इस बजट को प्रस्तुत कौन किया, इसको देख लीजिए। ये फैक्ट के रूप में जो तारकिशोर प्रसाद ने इस बजट को प्रस्तुत किया। तारकिशोर प्रसाद जो है बिहार का डिप्टी सीएम है और फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते, बिहार के वित्त मंत्री होने के नाते 22 फरवरी 2021 को इन्होंने विधानसभा में बजट को प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये बजट को प्रस्तुत किया उन्होंने। तो इसमें बजट में कितने राशि व्यय होने का जो है इसमें प्रस्तुत किया उन्होंने। कहा 2,18,302.70 करोड़ का बजट व्यय का उन्होंने जो है प्रस्तुत किया, है ना। 2,18,302.70 करोड़ बजट व्यय का, है ना, करोड़ रुपए व्यय का। तो अब देखिए जो कि 2020-21 में कितना था, 2,11,761.49 करोड़। तो 2020-21 के वित्तीय वर्ष में जितना अनुमान लगाया गया था बजट व्यय करने का, व्यय खर्च करने का, उसमें से उससे अधिक है, ठीक है। मतलब 6541 करोड़ अधिक है। इसका मतलब पिछले साल के बनस्पत पर का जो बजट है बढ़िया है। तो अब देखिए बजट में क्या है कि जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि इनकम और फिर उसका खर्च। तो इनकम कहाँ से आता है वो देख लेंगे, किस किस क्षेत्र से कितना परसेंट आता है और किस क्षेत्र में कितना व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए बजट में जो है बिहार का जो बजट की स्थिति है उसमें जो देखते हैं आय, रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, मतलब खर्च कहाँ होता है, इसको एक निगाह से हम लोग देखते हैं, शस्त्र निगाह से। तो ये हम ग्राफ बनाए हैं रुपया आने का और ये बनाया है रुपया जाने का। तो अब देखिए रुपया आने का जो है, अगर हम 100% मान लें जितना भी आ रहा है किसी वित्तीय वर्ष में, तो उस 100% में से अलग अलग खांचा बना दिए हैं हम, अलग अलग परसेंटेज दे दिए हैं कि कितना किस मध्य से किस एरिया से, किस क्षेत्र से कितना परसेंटेज का आय इनकम बिहार सरकार को हुई है या होने वाली है, और किस मध्य में कितना परसेंटेज जो है व्यय होने वाली है। तो इसमें हम आय का पहले देख लेते हैं। तो आय में जो है देखते हैं कि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में 24.9%, कुल जितना बजट है उसका 24.9% जो है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में बिहार सरकार को मिलेगा। तो केंद्र सरकार का सहायता अनुदान का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना वगैरह जब भी राज्य में चलती है, तो केंद्र सरकार जो उस योजना को चलाने के लिए पैसा वगैरह देती है अनुदान के रूप में राज्य को, तो वो सब जो है आपका केंद्र सरकार के सहायता अनुदान की गिनती में आता है। तो ये सब हो गया, जितने भी केंद्रीय स्कीम वगैरह चलती है राज्य में, उसको चलाने के लिए जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ सहायता अनुदान देती है, उसको केंद्र सरकार के सहायता अनुदान के श्रेणी में रखा जाता है। तो 24.9% जो है कुल बिहार के बजट का, कुल बिहार में जो आय है, राजस्व आय है, उस कुल आय का 24.9% जो है आपका केंद्र सरकार के सहायता अनुदान से प्राप्त होता है। उसके बाद देखिए 14.58% जो है लोक ऋण से प्राप्त होता है। लोक ऋण क्या होता है? लोक ऋण मतलब होता है जब राज्य सरकार के पास जो है व्यय करने के लिए जो राशि घट जाती है और आय कम होता है, तो उस परिस्थिति में जो है राज्य सरकार अपने देश अथवा अन्य देश विदेशों से ऋण लेती है ना, ऋण लेती है, तो उसी को हम लोक ऋण कहते हैं।
तो लोक ऋण जो है बिहार सरकार को जो आय इनकम हुआ इस वित्तीय वर्ष में होने की जो बात कही जा रही है कि 22 के वित्तीय वर्ष में, उसमें 14.58 करोड़ जो है नहीं सॉरी 14.58% जो है ये आपका लोक ऋण के रूप में आना है, पब्लिक ऋण के रूप में आना है। ऋणों की वसूली देखिए, तो राज्य जो है किसी अन्य राज्य को या किसी अन्य संगठन को, संस्था को ऋण भी देती है, तो ऋण का जो एसेट देती है उसकी वसूली 0.20% है ना। जैसे मान लीजिए कोई जो बेस जो दिया गया है वो उसका ही वसूली, अगर उसकी वसूली हो जाए तो वो ऋण वसूली कहा जाएगा, ठीक है। तो वो उससे भी बिहार को इसमें इंक्लूड हो जाता है आय में। केंद्रीय करों में राज्य का अंश, केंद्रीय करों में राज्य का अंश ये है, देखिए ये वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन होता है उसके द्वारा सिफारिश के आधार पर प्रत्येक राज्य को आवंटित किया जाता है, केंद्र के राजस्व से राज्यों को बंटवारा किया जाता है। तो ये हो गया जेन्युइन। तो इसमें है कि केंद्रीय करों से राज्य का अंश मतलब 41.73% जो है ये राज्य को मिला है। ठीक है, इसका क्या फंडा है कि किसी राज्य का जितना बजट होता है ना, जितना जो है बजट होता है उसका 41.73% जो है केंद्र सरकार से उसको मिल जाता है। ये वित्त आयोग का जो है सिफारिश किया हुआ है, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। राज्य सरकार के कर राजस्व से 16.04% जो है मिलता है। राज्य सरकार के कर राजस्व मतलब राज्य सरकार का जो भी कर वगैरह लगता है, टैक्स वगैरह लगता है, तो उससे जो है 16.04% राशि जो है इनकम होता है राज्य सरकार को। और राज्य सरकार को कर भिन्न राजस्व से भी इनकम होता है 2.51%। कर भिन्न राजस्व क्या होता है? तो कर भिन्न राजस्व मतलब क्या है कि जैसे किसी चीज़ पर शुल्क लगना, चुंगी लगना, ब्याज की राशि वगैरह, अगर बिहार सरकार किसी को कुछ राशि दी है ब्याज पर, ऋण पर, तो ऋण की वसूली, पूरे ऋण की वसूली इसमें आ जाएगा, ऋणों की वसूली में। और ऋण पर दिए गए ऋण पर जो ब्याज की वसूली होगी, ब्याज इसमें आएगा, कर भिन्न राजस्व में आएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। तो कर भिन्न राजस्व में क्या आता है? बिहार के सरकार के द्वारा किसी संस्था या किसी अन्य राज्य को दिए गए ऋण में ब्याज की जो वसूली होगी वो कर भिन्न राजस्व की गिनती में आता है, मतलब उसको कर के श्रेणी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। पीएसयू जो भी बिहार राज्य के अंतर्गत जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब जो भी राज्य सरकार की जो कंपनियां हैं उससे जो अंश लाभांश पैदा होती है, लाभांश आता है ना, वो भी जो है ये कर भिन्न राजस्व की श्रेणी में ही आता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपको, जो सरकारी कंपनियों का जो लाभांश होता है वो किस श्रेणी के इनकम में गिनती होती है, तो वो कर भिन्न राजस्व की श्रेणी में गिनती होती है। और सरकार के द्वारा जो भी सेवाएं दी जाती है, सेवा के बदले में जो कुछ राशि शुल्क वगैरह वसूली जाती है, तो वो भी इसी में कर भिन्न राजस्व में ही आता है। जैसे मान लीजिए सदर अस्पताल में आप इलाज कराने जाते हैं तो 1 रुपया का फॉर्म लगता है, 1 रुपया 2 रुपया या कुछ, तो इस तरह का जो शुल्क राशि लगती है, तो वो जो शुल्क वगैरह है वो भी कर में की गिनती में नहीं आती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये सब टर्म को जो है ना, राजस्व अगर ये सबसे संबंधित जितना भी टर्म है, ये सबको हम लोग अलग इकोनॉमी जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से बारीकी से समझ लेंगे। व्यय का ग्राफ अगर देखते हैं तो व्यय में देखिए जो है व्यय में देखिए सामान्य सेवाएं में जो व्यय होता है, जितना इनकम हुआ उसका जो व्यय होगा वो 27.60% सामान्य सेवा में। सामान्य सेवा मतलब होता है कि प्रोटोकॉल का पालन करना, प्रशासनिक व्यय, विधि व्यवस्था बनाए रखने में जो भी खर्च वगैरह होता है वो सामान्य सेवाओं में व्यय की गिनती में आएगा। फिर सामाजिक सेवाएं में व्यय है 41.64%। देखिए सामाजिक सेवा में क्या है? सामाजिक सेवा में वही होता है समाज के पुनरुत्थान के लिए, समाज के विकास और समृद्धि के लिए जो भी विकास कार्य किए जाते हैं वो सामाजिक सेवाएं होती है, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, सामाजिक उत्थान, कल्याण, महिलाओं का उत्थान, है ना, जो समाज में होता है, गरीबों के कल्याण, है ना, गरीबों के कल्याण के लिए, पिछड़ों के कल्याण के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए, निसहाय वृद्धों के कल्याण के लिए, ये सब जितना भी सामाजिक संबंधित, समाज से संबंधित जितने भी जो है कल्याणकारी योजनाएं हैं उस पर जो खर्च होगा वो होगा सामाजिक सेवाएं के अंतर्गत, ठीक है।
आर्थिक सेवाएं में देखिए 25.97% जो है खर्च होना है। तो 21-22 के वित्तीय वर्ष में तो आर्थिक सेवाएं में 25.97% खर्च होना है। इसका मतलब आर्थिक सेवाओं का मतलब होता है कि ऐसी सेवाओं में खर्च करना जिससे कि कुछ उत्पादन हो, कुछ इनकम हो, कुछ लाभ हो। जैसे कि मान लीजिए किसी परियोजना में खर्च करना है ना, किसी परियोजना में, उद्योग में, कृषि में, सिंचाई में, है ना, इस तरह से खर्च करना ताकि आगामी वर्षों में जो है उससे कुछ भारत की, बिहार को इनकम भी हो सके, बिहार सरकार को इनकम भी हो सके। तो ऐसी इसमें जो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा वो कहलाएगा आर्थिक सेवाएं, आर्थिक सेवाओं में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद देखिए आर्थिक सेवाओं में इन्वेस्टमेंट है सहायता, अनुदान और अंशदान। देखिए बिहार को कहीं से सहायता अनुदान मिलता है तो बिहार सरकार भी किसी को सहायता अनुदान देती है, किसी अन्य राज्य को या किसी संस्था को। तो उस सहायता अनुदान में भी कुछ व्यय हो जाता है। तो कितना व्यय होना है सहायता अनुदान में? 0.01 है ना परसेंट, है ना। लोक ऋण जैसे कि बिहार को लोक ऋण मिलता है, मान लीजिए किसी राज्य से या किसी अपने देश के केंद्र सरकार से या विदेशों से मिलता है लोक ऋण। यहाँ देखे थे लोक ऋण मिलता है, तो बिहार सरकार भी किसी अन्य राज्य को या किसी संस्था को जो है लोक ऋण देती है। तो लोक ऋण कितना देगी इस बार, मतलब 21-22 के वित्तीय वर्ष में? तो 4.17%। तो ये हो गया आपका। अगला है ऋण और पेशियाँ। ऋण और पेशियाँ का मतलब ये हो गया कि ऋण जो लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा जो भी, तो उसमें जो अदायगी की जाएगी ऋण का वो होगा 0.62%। तो इस तरह का एक जो है आपका आय और व्यय का लेखा जोखा जो है आगामी 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए इसमें ग्राफ में दिखाया गया है। इसको थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, कुल आय जो है, कुल आय देखिए कुल आय आपका जो है, कुल प्राप्तियां कितना हुआ 21-22 के, मतलब होने की संभावना है तो 2,18,502.7 करोड़। ठीक है, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों मिला करके ये है ना। कुल प्राप्तियां का मतलब होता है राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो राजस्व प्राप्तियां कितना है होने की संभावना है? तो 1,86,267.29 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां जो है 32,235.4 करोड़। ठीक है, तो ये होना है। तो कुल आय जो होना है 2,18,502.7 करोड़, ये कुल आय आपको ध्यान में रखना है। देखिए 2020-21 में कितना आय हो की संभावना जताई गई थी 2020-21 वाला में, पिछले वर्ष वाला वित्तीय वर्ष में 2,11,961.49 करोड़। मतलब उस पिछले साल के बनिस्पत इस बार जो आय है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुल व्यय की अगर बात कर ले तो कुल व्यय कितना होना है? तो 2,18,302, है ना। यही हो गया आपका मेन बजट। तो कुल व्यय का जो अनुमान है वो है 2,18,302 21-22 के वित्तीय वर्ष में। देखिए ठीक है, अब जो कि 20-21 में जो होना था व्यय 2,11,000 जो है 761 करोड़। तो पिछले बार के बनिस्पत इस बार भी जो है व्यय ज़्यादा है। ठीक, अब व्यय ज़्यादा है तो किस मद में कितना व्यय होगा? था राजस्व व्यय जो होगा वो होगा 1,77,071 करोड़। राजस्व व्यय में सबसे ज़्यादा व्यय राजस्व व्यय होता है। पूंजीगत व्यय 41,231 करोड़ और स्कीम व्यय मतलब योजना पर व्यय जो होगा वो होगा 1,518.86 करोड़। 1,518.86 करोड़। तो इस तरह से स्कीम मतलब योजनाओं पर व्यय होना है। ये 2,18,302 करोड़ में ही ये सब बायफर्केट करके अलग अलग ये सब व्यय है। ठीक है, तो ये तो आपका व्यय हो गया। व्यय में क्या देखिए राजकोषीय घाटा कितना हो गया? 22,510.78 करोड़। राजकोषीय घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा कितना इनकम होना है और कितना
व्यय होना है, दोनों में अगर माइनस कर देते हैं तो इतना जो आया राशि, इसी को हम कहते हैं राजकोषीय घाटा। व्यय माइनस आय को हम कर देते हैं तो राजकोषीय घाटा। कुल व्यय मतलब माइनस कुल आय, तो ये आ रहा है 22,510। ये हो गया राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, ठीक। और राजस्व घाटा क्या होता है, तो कुल राजस्व माइनस राजस्व व्यय, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। तो इसको हम कर देते हैं तो वो आ जाता है 9,195 करोड़। 9,195 करोड़ जो है आपका इस बार का सरप्लस बजट है। सरप्लस बजट का मतलब ये हो गया कि इनकम अधिक होगा और व्यय जो होगा वो कम होगा, तो इस सरप्लस का बजट है। देखिए बजट जो है, सरप्लस का बजट अच्छा नहीं माना जाता है। बजट जो भी घाटे का बजट सही माना जाता है। घाटे का बजट से ये पता चलता है कि विकास कार्य में सरकार गंभीर है और अपने इनकम से ज़्यादा खर्च करने के लिए तत्पर है। तो इसलिए ये इस बार का जो बजट दिखाया जा रहा है सरप्लस, मतलब जो है इनकम अधिक और व्यय कम। यहाँ देखिए ना, इनकम कितना दिखाया जा रहा है, 2,18,502 और करोड़, और यहाँ पर व्यय देखिए कितना दिखा रहा है, व्यय दिखा रहा है आपको 2,18,302 करोड़। इसका मतलब है कमी है ना। अब देखिए इस 2021-22 के बजट में क्या क्या चीज़ जो है, कहाँ किस किस मद में क्या क्या खर्च होना है। तो स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 1,17,783 करोड़ खर्च होना है। 1 लाख स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का मतलब होता है कि जितने भी सरकारी वगैरह जो स्थापना विभाग होता है, उसमें जो कर्मचारियों में जो इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी वेतन भत्ता है ना, पेंशन वगैरह, ये स्थापना एवं प्रतिबद्ध की श्रेणी में आ जाता है। उसको संचालित करने में जो भी व्यय होता है वो सब, तो ये सब होना है। तो 2021-22 के बजट का जो है राजस्व बचत, रेवेन्यू सरप्लस रहा कितना, तो 9195.80 करोड़ का जो है ये अनुमान है, सरप्लस रहने की अनुमान है। इसका मतलब है कि व्यय जो है आय से कम है। तो व्यय माइनस आय को जो है हम राजकोषीय, अगर व्यय अधिक कम है और आय ज़्यादा है तो उसको सरप्लस मतलब कहेंगे, ठीक है। और व्यय अधिक है और आय कम है तो उसको घाटे का बजट कहेंगे। घाटे का बजट अच्छा माना जाता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। ये है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देख लेते हैं बजट से संबंधित। देखिए तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में अनुमानित व्यय किस किस मद में जो है अनुमानित व्यय है, जो 2,18,000 जो है 302 करोड़ का जो ये व्यय होने की जो राशि तय की गई है, निर्धारित की गई है, मतलब आकलन अनुमान किया गया है, तो उसमें किस मद में कितना खर्च होगा। तो इसमें सबसे अधिक जो खर्च होने की बात कही जा रही है, तारकेश्वर प्रसाद मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो विधानसभा में कहा गया बजट भाषण के दौरान, उसमें ये दिखाया गया कि सर्वाधिक व्यय जो होना है 21-22 में वो शिक्षा पर होना है, 38,035.94 करोड़, 38,035 करोड़। स्वास्थ्य विभाग पर जो खर्च होना है 13,264 करोड़, ठीक है। देखिए सड़क निर्माण के लिए, ग्रामीण और शहरी सड़क निर्माण के लिए, जो सिर्फ सड़क निर्माण है, ग्रामीण और शहरी सड़क निर्माण के लिए जो है 15,227 करोड़ का खर्च होना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रामीण विकास पर जो है 16,835 करोड़ का खर्च होना है, ठीक। उसके बाद पंचायती राज पर जो है 9549.93 करोड़ खर्च होना है। नगर विकास एवं आवास विभाग के विभाग में जो है 7767.13 करोड़ खर्च होना है, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो समाज कल्याण विभाग एवं कमज़ोर वर्गों के लिए जो उत्थान के लिए जो कोई कार्य होगा उसमें 12,274 करोड़ रुपए खर्च होना है। जैसे कि समाज कल्याण विभाग से संबंधित जैसे पेंशन, आंगनवाड़ी वगैरह, SC ST अल्पसंख्यकों EBC वगैरह के लिए जो भी योजनाएं वगैरह है, कल्याणकारी योजनाएं हैं,
उनमें जो है इतना खर्च होना है। ऊर्जा पर जो खर्च होना है 8560 करोड़ रुपए खर्च होना है ऊर्जा पर, ऊर्जा उत्पादन में, ऊर्जा के मेंटेनेंस में, है ना, ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार में कन्या उत्थान योजना बिहार सरकार की एक चली आ रही योजना है, उसमें कुछ शोधित किया गया, शोधन किया गया। प्रोत्साहन राशि पहले दी जाती थी ग्रेजुएट पास लड़कियों को जो है 25,000 और इंटर पास लड़कियों को जो है ये 10-10 हज़ार दिया जाता था। तो इस बार उसको उस राशि को बढ़ा दिया गया है। स्नातक पास लड़कियों को अब 50-50 हज़ार की राशि मिलेगी और 12th पास लड़कियों को जो है अब जो है 25-25 हज़ार की राशि मिलेगी। तो बिहार में कन्या उत्थान योजना के तहत जो है प्रोत्साहन राशि बढ़ाया गया, इसी बजट में इस कह दिया गया। पहले यह राशि 25,000 और 10,000 थी, मतलब ग्रेजुएशन के लिए 25,000 और इंटर के लिए 10,000 थी। अब देखिए इस बजट में जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों का जो है घोषणा किया गया कि आगे आगामी वित्त वर्ष में क्या क्या चीज़ करना है, इसके बारे में हम लोग देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु सब है, इसको देखिएगा। मेंस के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और प्री के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस बजट में जो है तारकेश्वर प्रसाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सह उप जो है फाइनेंस मिनिस्टर, बिहार फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो ये घोषणा की गई, उसमें ये कहा गया कि जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, है ना। 2021 में मेडिकल के लिए अलग विश्वविद्यालय बनेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जितने भी बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज है सब के लिए एक विश्वविद्यालय बनेगा और खेल विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इस तरह की घोषणा उन्होंने किया। अगला पॉइंट उन्होंने कहा गांव में सोलर स्ट्रीट लगाए जाएंगे। गांव में सोलर स्ट्रीट मतलब जो है सोलर जो रोड लाइट होता है वहाँ पर सोलर लाइट लगाया जाएगा, सोलर स्ट्रीट। ठीक है। तो और उन्होंने कहा 7 निश्चय 2 कार्यक्रम चलाने की भी घोषणा उन्होंने की है। 7 निश्चय 2 मतलब क्या है कि जो है 2015 में 7 निश्चय 1 की योजना शुरू की गई थी, जो कि लगभग उसमें जो है उपलब्धि पा ली गई है बिहार सरकार के द्वारा बहुत हद तक। तो अब जो है इस बार निर्णय लिया गया कि 2020 से 25 तक के लिए जो है 7 निश्चय योजना 2 कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो 7 निश्चय योजना 2 कार्यक्रम में क्या क्या 7 तरह के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया और 2015 में जो 7 निश्चय लक्ष्य निर्धारित किया गया तो वो क्या था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो 2015 वाला में जो है ये किया गया था कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, है ना। 1 नंबर पर ये होना चाहिए आर्थिक हल युवाओं को बल, 7 नंबर पर हम वो लिख दिए हैं। तो इसमें जो है आपका 7 निश्चय जो 15 वाला था उसमें था आर्थिक हल युवाओं को बल। फिर जो है आप आ जाइए दूसरे नंबर पर आ जाइए आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, है ना। आरक्षित रोजगार, तो रोजगार में महिलाओं को जो है आरक्षण बढ़ाना और उसको देना, पैरेलली आरक्षण देने का जो है निर्णय और दिया भी गया है ना, बिहार सरकार के द्वारा। हर घर बिजली, तो हर घर बिजली पहुंचाने का भी वो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2015 के 7 निश्चय योजना में। हर घर जल का नल का जल, है ना, ये भी जो है लक्ष्य लगभग गाँव में पूरा हो चुका है। ठीक है। घर तक पक्की गली नली, है ना, हर घर तक पक्की गली नली की भी योजना चल रही है इस 7 निश्चय योजना के अंतर्गत। शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये भी कार्यक्रम चल रहा है। और अवसर बढ़े आगे बढ़े, तो अवसर बढ़े आगे बढ़े मतलब आगे बढ़ने के लिए अवसर देना, स्किल पर फोकस करना, स्किल ट्रेनिंग देना और कुछ जो है उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए जो है अनुदान राशि मुहैया कराना, अवसर बढ़े आगे बढ़े स्कीम के तहत किया जा रहा है। तो ये 7 निश्चय थी 2015 वाली। अब देखिए 7 निश्चय 2 चलाया जा रहा है, तो इसमें क्या है हम लोग को तो ये जानना है। तो 7 निश्चय 2 ये मेंस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा आगामी जो आप मेंस देने वाले होंगे बीपीएससी का। इसमें क्या है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, पहला है इसमें है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, है ना। ये देखिए अगला है सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, तीसरा हो गया, तीसरा निश्चय हर खेत तक सिंचाई का पानी, मतलब सिंचाई के लिए हर खेत तक पानी उपलब्ध कराए जाने की इस बार का लक्ष्य लिया गया है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, और उसके बाद स्वच्छ शहर विकसित शहर। उसके बाद अगला है सुलभ संपर्क, मतलब संपर्क सुविधा को सुलभ बनाया जाएगा, है
है ना, ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को अच्छा दुरुस्त किया जाएगा और सबके लिए जो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी जो है इस बार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत ये घोषणा किया गया है। अब देखिए अन्य आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा भी अन्य कार्यक्रम की घोषणा भी वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अपने बजट भाषण के दौरान किया। तो क्या किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इस बिंदु पर फोकस करिएगा। इसमें क्या किया गया है, तो देखिए स्किल एवं उद्यमिता के लिए नए विभाग का गठन किया जाएगा, है ना। स्किल और उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नया विभाग बनाया जाएगा बिहार सरकार में। तो ये इस बार के बजट भाषण में कह दिया गया। इसका मतलब है कि ये कभी देखिएगा न्यूज़ में आ जाएगा कि इस तरह का एक विभाग बनकर तैयार हो गया है और जो है इसका एक अलग मंत्रालय बन गया है, या किसी जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इसको रख दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि जब ये गठन होगा तब देखा जाएगा, है ना, किस मंत्रालय के अंतर्गत इस विभाग को रखा है। ठीक, बाल हृदय योजना पर फोकस किया जाएगा। इस बजट भाषण में कहा गया बाल हृदय योजना पर फोकस किया जाएगा। बालकों और बच्चों के कल्याण के लिए बिहार की नदियों को जोड़ने की योजना है पर भी जोर दिया गया। महत्वाकांक्षी योजना है बिहार की। तो बिहार की नदियों को जो कि जिससे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, कोसी, इसमें जो है बाढ़ का प्रकोप आता है, तब कोसी नदी को मेची नदी से लिंक कर दिया जाएगा, जिससे कि जो है बाढ़ पर कुछ नियंत्रण पाया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पंचायतों का सशक्तिकरण पर बल दिया जाएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को जारी रखा जाएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार योजना अभियान, एक अभियान कैंपेनिंग चलाया जा रहा है लोहिया स्वच्छता अभियान के नाम से। ठीक है, तो इसको जारी रखा जाएगा। तो इस तरह का जो है बजट भाषण में और भी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन को जारी रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद गया सीवरेज योजना पर जो है काम किया जाएगा। गया में एक सीवरेज योजना बनाया जाएगा। ठीक है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, जो कूड़ा कचरा होता है और जो गंदगी होता है उसको ट्रीटमेंट करना, उसको परिशोधन करना। ठीक है, उसके बाद देखिए बायो रेमेडिएशन योजना के तहत नमामि गंगा के अंतर्गत जो है बिहार सरकार के द्वारा बायो रेमेडिएशन योजना चलाया जाएगा, जिससे गंगा को स्वच्छ एवं शुद्ध किए जाने की जो है महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक, तो इस तरह से देखिए 32.49 किलोमीटर पटना मेट्रो रेल परियोजना पर फोकस किया जाएगा। 32.49 किलोमीटर का पटना मेट्रो रेल परियोजना पर फोकस किया जाएगा। सबसे अहम बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहा इस बजट में कि मनिहारी, अपना कटिहार के मनिहारी में जो गोगाबिल झील है उसको जो राज्य का पहला सामुदायिक और संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया है। राज्य का पहला, ये देखिए इस किसी भी परीक्षा में पूछ सकता है, यूपीएससी बीपीएससी किसी में भी। तो मनिहारी कटिहार में जो है मनिहारी जो गंगा नदी के किनारे गोगाबिल झील है वहाँ पर, तो गोगाबिल झील को राज्य का पहला सामुदायिक और संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, सामुदायिक और संरक्षित रिजर्व घोषित किया गया। सामुदायिक मतलब ये है कि वहाँ के लोग ही समिति बना करके उसको जो है देख रेख करेंगे, संरक्षण करेंगे, उसके लिए जो एक गाइडलाइन होगा सरकार का। ठीक है, तो इस तरह से 2021 में रानीगंज, ये भी बहुत वीवीआई पॉइंट है, इसको देखिएगा, ये भी किसी न किसी परीक्षा में पूछ सकता है। 2021 में जो है रानीगंज जो कि अररिया जिला में पड़ता है, में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर प्रारंभ की जाएगी। दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, अब बनाया जाएगा मतलब है ना, 2021 में इसको बना दिया जाएगा। तो चिड़ियाघर जो है पहला चिड़ियाघर राज्य में कौन सा है, पटना में जो है, पटना चिड़ियाघर संजय गांधी उद्यान, और बिहार में जो है रानीगंज में दूसरा बन रहा है अररिया जिला में। बिहार में आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण का भी गठन किया जाएगा। बिहार में जितने भी जो है वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, उसके संरक्षण को लेकर के, चूँकि है क्या कि वेटलैंड में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, उनको भी संरक्षण करना ज़रूरी है। वहाँ में बहुत जीवांश वगैरह होता है, उपजाऊ भूमि होता है, उसको बचाए रखना, संरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए जो है एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसका काम होगा कि जो है एक प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसका काम होगा कि जो आर्द्र भूमि का संरक्षण और प्रबंधन करने की जिम्मेदारी उनको होगी। तो इस तरह का एक अथॉरिटी जो है बनाने का भी घोषणा इस बजट में किया गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। बिहार का बजट से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट्स को हम लोग आप देख लिए इस वीडियो में। तो फिर
कभी जो है किसी वीडियो में हम लोग बिहार का आर्थिक समीक्षा देख लेंगे, जो कि देखिए ये बिहार का बजट से जो है और बिहार की आर्थिक समीक्षा से जो है डाटाबेस क्वेश्चन कभी कभी बीपीएससी जो है कभी कभी क्या मतलब अक्सर ही पूछ ही लेती है, इसलिए इसको स्किप करने से सही नहीं होगा। स्किप मत करिए, इसको देखिए अच्छा से। और 2-3 क्वेश्चन भी बहुत मायने रखता है, इससे अगर 2-3 क्वेश्चन में निकल करके आ जाता है करंट का तो, या इकोनॉमी सेक्शन में पूछ लिया जाता है तो आपका बहुत है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।